जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की ये हिंदी की क्लास रहेगी। हिंदी साहित्य जो आपका सेकंड सेमेस्टर में बीए सेकंड सेमेस्टर में आपका विषय है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। अंतिम प्रहार के साथ चीज़ों को आज हम कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण डिटेल्स के साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और अंत तक जब आप वीडियो देख चुके होंगे, है ना, जब आप अंत तक वीडियो देख चुके होंगे तो फिर आप खुद कहेंगे कि भाई साहब, कॉन्फिडेंट जो लेवल आपका था फिर वो कहाँ से किस लेवल तक हो जाएगा। आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के कम समय को देखकर इस क्लास को प्रॉपर हमने डिज़ाइन किया है। वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, ठीक है, रुकेंगे नहीं जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पूरे जोश के साथ चलेंगे और जिस विश्वास से आप हमारी वीडियो देखते हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने का जब मैं दावा करता हूं तो दोस्तों ये जुनून, ये जोश कम नहीं होना चाहिए। आप सबका साथ चाहिए, आप पढ़ें, बस इतना साथ दे दो कि आप बहुत अच्छे और लगन के साथ पढ़ें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। तो भाई साहब, आपकी अभिव्यक्ति जो है उसका माध्यम क्या है? तो क्या भाषा हो जाएगा, क्या समाज हो जाएगा, क्या विचार हो जाएगा, या फिर परिवार हो जाएगा? तो बात करेंगे राइट आंसर की। भाषा जो है मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। आप अपने विचारों को या फिर आप जो कहना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो अभिव्यक्ति एक भाषा के द्वारा होती है, क्योंकि आपको जो कहना है उनके लिए, उन शब्दों के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर भाषा की पड़ेगी। अब एक बात सुनो, यहाँ पे संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है, और लिपि देवनागरी होगी। ये बात है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे सर भाग 17 में है। किस में है? तो आप कहेंगे सर भाग 17 में है। और एक बात और बताएं, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, कहाँ पे? 8वीं अनुसूची में भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, ऐसा कहा गया है। किस अनुच्छेद में? तो आप कहेंगे सर 343(1) में। किस में? 343(1) में कहा गया है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आप कहेंगे सर वैसे तो प्रमुख रूप से 18 भाषाएं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर 22 भाषाएं हैं। तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो 18 भाषा में कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे सर मैथिली नहीं है। और 22 भाषाओं में कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे सर संस्कृत नहीं है। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं आप, और अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम का हिस्सा बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो भाई साहब, हिंदी के जो प्रचार प्रसार के लिए सरकार का जो दायित्व है उसका उल्लेख अनुच्छेद 351 में मिलता है, 351 में। अब देखो, राजभाषा का सही अर्थ क्या है, समझो बात। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। कौन सी भाषा? तो आप कहेंगे सर सरकारी जितने भी कामकाज होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात राजभाषा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, अब ऑप्शन आपको देगा घुमाने के लिए, आपसे कहेगा कि बताओ राजभाषा का अर्थ क्या है, राष्ट्रभाषा है, या फिर और ऐसे 2-3 दे देगा। तो आपको समझना है कि सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो राजभाषा है, ठीक है मेरे भाई। चलो, बात करेंगे 4 नंबर की, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो भाई साहब, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप खरोष्टी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है, या पाली है? तो देवनागरी मत लगा देना जल्दबाजी में, ठीक है, देवनागरी मत लगा देना जल्दबाजी में। आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्राह्मी से संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे। हिंदी की लिपि भाई साहब देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, लेकिन देवनागरी में कौन सी है? तो आप कहेंगे सर ब्राह्मी हो जाएगी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो आप कहेंगे सर 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रपति द्वारा किया गया। और एक किस अनुच्छेद में मिलती है ये बात? तो आप कहेंगे सर ये 344(1) में मिलती है। किसमें? 344(1) में मिलती है। बिल्कुल, सब्सक्राइब करके आप परिवार बन सकते हैं, बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं आप हमारे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, जो आपके स्क्रीन पर रहेगा, साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका रूप होता है। देखो, साधारण भाषा की अगर हम बात करें, साधारण जो बोलचाल हमारा है उसमें जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसका रूप अनौपचारिक होता है मेरे भाई।
कैसा होता है? अनौपचारिक होता है, औपचारिक नहीं होता है, औपचारिकता हम नहीं निभाते हैं। कार्यालय संबंधी, देखो साधारण हम आपसे कुछ बात अगर कर रहे हैं तो फिर इसमें कार्यालय संबंधी कोई बात, या फिर अगर हम बोलें कि कार्यालय संबंधी भाषा, तो ऐसा कोई नहीं है, सामान्य भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका अनौपचारिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। समझ के साथ पढ़ना, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द है। देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका कि इंग्लिश में दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसका हिंदी रूप क्या है। ठीक है, इंग्लिश में दिया रहेगा और आपसे कहेगा हिंदी रूप क्या है, या फिर हिंदी में दिया रहेगा और पूछेगा अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। ठीक है, तो 4-5 हमने लिए हैं, उसको अपने माइंड में सेट कर लेना। यहाँ से आने के चांस हैं, हो सकता है बन जाए, पूछ ले आपके एग्जाम में। देखो न्यूट्रिशन का आपसे पूछ ले अगर, तो आप कह देना सर पोषण है। क्या है? आप कहेंगे सर पोषण है। इन्वेस्टमेंट का पूछ ले तो आप कहेंगे सर निवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवेश हो जाएगा मेरे भाई। और फॉर द टाइम बीइंग इसका पूछ ले तो आप कहेंगे सर फिलहाल हो जाएगा इसका। फॉर द टाइम बीइंग का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर फिलहाल हो जाएगा। ऑफिसर का अगर कोई पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर अधिकारी कहते हैं। माइनर का पूछ ले तो मामूली कहते हैं। अप्रूवल को क्या कहते हैं? अब आप ये बात कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर क्या है? देखो आपकी जो हिंदी है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, तो इसमें दोनों ही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्यूटर से भी लिए हैं, इसके बाद फिर से कार्यालय हिंदी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा तो नहीं है, 30 के अक्रॉस है, लेकिन 30 में आपको इतनी सारी चीज़ें अंदर से बता दी जाएंगी कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके 60 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लो और आराम से पढ़ते चलो। कंप्यूटर क्या है? मानव मशीन है, पावर मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर हाइड्रोलिक मशीन हो जाएगी। तो अगर बात करेंगे राइट आंसर की, तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, चलो अब यहाँ से कंप्यूटर के थोड़ी सी हम जानकारी यहाँ पे लेते हैं। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर चार्ल्स बेबेज साहब कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। अर्थ क्या होता है भाई कंप्यूटर का? तो आप कहेंगे सर संगणक होता है मेरे भाई। क्या होता है? संगणक होता है। और सबसे पहले जो बनाया गया था, संगणक का क्या अर्थ होता है पहले ये बताओ बताओ जल्दी से। संगणक के अगर अर्थ की बात करें तो होता है गणना करना, और सबसे पहले जो बनाया गया था वो कैलकुलेटर के रूप में ही बनाया गया था। किसके रूप में बनाया गया था? तो आप कहेंगे सर कैलकुलेटर के रूप में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप है उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अच्छा बताओ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? क्या 5 प्रकार के होते हैं? बताओ जल्दी, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझो कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी होती हैं? 12 फंक्शन की होती हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सीपीयू को कहते हैं। क्या सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है? आप बताओ जल्दी। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे सर पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा मेरे भाई। 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आज का युग क्या कहलाता है? अब आपको बताना है भाई आज का जो युग है उसको हम क्या कहते हैं? तो अब बताओ क्या कलयुग कहते हैं, या विज्ञान का युग कहेंगे, या फिर कंप्यूटर युग कहेंगे, या फिर अराजक युग कहेंगे? दोस्तों अगर सही आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर युग, है ना। ऐसा नहीं कि आप कलयुग लगा दो वहाँ पे, कलयुग नहीं है ना, कंप्यूटर युग आज के युग को कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर विज्ञान युग भी तो कह सकते हैं। सही बात है मेरे भाई, विज्ञान युग भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्यूटर में आया है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कंप्यूटर युग ही हो जाएगा। विज्ञान में पूछा जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर विज्ञान युग होता। ये होती है लॉजिक। ठीक है, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपके स्क्रीन पर रहेगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो आप कहेंगे सर कंप्यूट है, इसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना, इसका अर्थ होता है। कंप्यूटर का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो आप कहेंगे सर अमेरिका से। कहाँ से? आप कहेंगे सर अमेरिका से जो है कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ। 10 नंबर का प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, समझते हुए चीज़ों को आप चलेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 चीज़ों को लिखते हुए चलना, माइंड में सेट करते हुए चलना, क्योंकि दोस्तों टाइम आपके पास बहुत कम है, लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। माता पिता के सपनों को हर हाल में साकार करिए, है ना। वो राह देख रहे हैं, है ना, उन्हें आपकी फिक्र है और उन्हें आप पर फक्र भी होना चाहिए मेरे भाई। चलिए बात करेंगे 10 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? दोस्तों निवेश नहीं करता है, गणना नहीं करता है, स्मृति नहीं करता है, या फिर व्यवहार नहीं करता है। दोस्तों कंप्यूटर निवेश किया जाता है, गणना करता है, स्मृति मेमोरी उसमें होती है, व्यवहार कंप्यूटर नहीं करता है। व्यवहार गुण कंप्यूटर का नहीं है, इस वजह से ये जो है ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बात करेंगे 11 नंबर के प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर रहेगा पावर पॉइंट से संबंधित 3-4 चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पर।
बताओ जल्दी, पावर पॉइंट इनमें से क्या है? क्या डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा, या फिर प्रेजेंटेशन पैकेज हो जाएगा? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो बात करेंगे राइट आंसर की, तो भाई साहब जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन पैकेज हो जाएगा। प्रेजेंटेशन पैकेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी हम चीज़ें समझते हैं। पावर पॉइंट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .ppt होता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन पैकेज होता है, शॉर्ट में से पीपीटी भी कहते हैं, आप सबको पता होगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो देखो भाई, न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+M है। कौन सा है? Ctrl+M जो है न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की हो जाएगी। 13 नंबर का प्रश्न, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर हैंड आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर हैंड आउट कहते हैं मेरे भाई। 14 नंबर का प्रश्न, स्लाइड शो को रन करने के लिए हम किस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहेंगे सर F5 का। किसका करते हैं? आप कहेंगे सर F5 का करते हैं। कंप्यूटर में कितनी फंक्शन की होती है? तो आप कहेंगे सर कितनी, बताओ। आप कहेंगे सर 12। शेयर करो क्लास को, है ना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे, उन तक भी क्लास पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा 15 नंबर का प्रश्न, स्पेलिंग चेक करने के लिए फंक्शन की, तो आप कहेंगे सर F7। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, स्लाइड शो के लिए तो आप कहेंगे सर F5, और टोटल कितनी फंक्शन की? तो आप कहेंगे सर 12। ठीक है, कितनी? तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएंगे। दोस्तों अगर कुछ और जानकारी हम आपको कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों के बारे में दें तो बताएं हम आपको, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से भेजा गया जो संदेश होता है वो क्या होता है? बताओ, लेटर होता है, मेल होता है, ईमेल होता है, या फिर डेटा होता है? तो कहेंगे कंप्यूटर द्वारा जो इंटरनेट से संदेश भेजा गया है उसको ईमेल कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। बताओ इंटरनेट से कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे सर 2 तरीके हैं। ठीक है, कि आप कहेंगे सर 2 तरीके जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो आपकी जो सिम डली है, ठीक है, जो सिम है वो किसी कंपनी की सिम होगी, है ना, 4G 5G, वहाँ से उसकी हेल्प से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो मॉडेम वगैरह होती है, वाईफाई वगैरह होते हैं, उसके माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब एक और क्वेश्चन है, आप बताएंगे, बताओ फाइलों को इंटरनेट द्वारा भेजने का जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर FTP हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर FTP हो जाएगा। इतनी बात याद रखेंगे। ऑप्शन में अगर www आ जाए तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं। HTTP आ जाए तो आप कहेंगे सर नहीं। ISDN आ जाए तो आप कहेंगे सर नहीं। तो फाइलों को इंटरनेट द्वारा भेजने का जो प्रोटोकॉल है वो है FTP, याद रखेंगे। इंटरनेट के ऊपर खास तौर पर इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे सर सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन की हेल्प से करते हैं। बताओ वेब पेज के समूह से क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर वेबसाइट बनती है। वेब पेज के समूह से वेबसाइट बनती है। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताना, बताओ गूगल क्या है? आप बताओ गूगल क्या है? तो आप कहेंगे सर, जल्दी से बताओ, किसी को पता है क्या? अगर किसी को पता हो तो बता दो, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है कि नहीं? याहू क्या है? तो आप कहेंगे सर एक सर्च इंजन हो जाएगा। बताओ मीडिया के रूप हैं, बताओ मीडिया के रूप कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर टीवी है, समाचार पत्र हैं, रेडियो है, ये सब जो हैं मीडिया के रूप हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे, बताओ किस नोटबुक प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैन का, इंटरनेट का, मैन का, या वैन का? लैन जानते हो क्या होती है? LAN, लैन मीन्स होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो सबसे कम माना जाता है। ठीक, चलो अब हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से संबंधित कर लिए हैं। अब हम आपको समझाते हैं कार्यालय हिंदी से संबंधित प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, राजभाषा का अर्थ है। अब आपको बताना है भाई राजभाषा का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे सर राजकाज की भाषा। ठीक है, या फिर राजकाज में जो कामकाज किया जाता है, कार्यालय में जो कामकाज किए जाते हैं उनकी भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। इतनी बात आप समझ जाएंगे। राजभाषा का उल्लेख कहाँ है? तो आप कहेंगे सर 343 एक अनुच्छेद में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलेगा। अनुसूची कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची है। और प्रमुख कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो आप कहेंगे सर 8 भाषाएं हो जाएंगी। और 8 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो आप कहेंगे सर मैथिली नहीं है ना। वैसे कितनी भाषाएं हैं? तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं हैं। और कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे सर संस्कृत नहीं है। इतनी बात को आप अपने माइंड में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, कुछ भी करो पर क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पराधीनता से पूर्व भारत की राजभाषा थी
जब हम पराधीन नहीं हुए थे, कहने का अर्थ हम गुलाम नहीं हुए थे, उससे पहले हमारी क्या भाषा थी? तो उससे पहले जो हमारी भाषा थी वो थी संस्कृत। क्या है भाई? संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर देव भाषा भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह निर्णय कब लिया गया? तो आप कहेंगे सर सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा होगी ऐसा निर्णय लिया गया। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर जब सितंबर में निर्णय लिया गया तो 14 सितंबर को ही, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करेंगे राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। देखो यहां से एक प्रश्न मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है? तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो। पहला है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 1955 में। कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 1955 में हुआ। राजभाषा अधिनियम पुनः कब आया? तो आप कहेंगे 1963 में आया। राजभाषा संशोधन अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे सर 1967 में आया। 1955, 63 और 67 इन तीनों सन को घोल के पी जाओ, माइंड में सेट कर लेना, एक आएगा मुझे लग रहा है यहाँ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर का रहेगा। अब देखो यहाँ से पल्लव और पल्लन से क्वेश्चन आने के चांस है, आप समझिए जरा। पल्लव का क्या विलोम है? तो आप कहेंगे सर संक्षेपण जो है पल्लव का विलोम हो जाएगा। पल्लवन का क्या विलोम है? तो आप कहेंगे सर विस्तारण हो जाएगा। देखो दो चीजें आपको समझनी है। पल्लव क्या है? तो आप कहेंगे सर संक्षेपण, किसी चीज को क्या कर देना, संक्षेप में बताना, है ना, छोटे रूप में बताना। पल्लवन क्या है? तो आप कहेंगे सर विस्तारण है, व्याख्या करना, किसी चीज को बड़े रूप में बताना, वो विस्तारण होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आप समझ गए। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा। अब आपसे पूछ सकता है बताओ पल्लव में क्या स्पष्ट किया जाता है? तो आप कहेंगे सर मूल भाव स्पष्ट किया जाता है। देखो संक्षेप में हमें कोई कहनी है कोई बात, तो हम क्या कहेंगे, सीधा सीधा कहते हैं ना कि डायरेक्टली बताओ यार तुम कहना क्या चाहते हो, है ना। तो वही बात हो जाएगी कि आप सीधा मूल भाव पे यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, और अगर पल्लवन में पूछे किस पे फोकस करते हैं, तो आप कहेंगे सर व्याख्या पे, है ना। हम लोग पल्लवन पे क्या क्या फोकस करेंगे? पल्लवन का अर्थ हुआ आपका विस्तारण, और विस्तारण में हम खूब व्याख्या करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न, पल्लवन जो है नहीं किया जाता है। पल्लवन में क्या नहीं किया जाता है? याद रखेंगे, नहीं लिखा है हमने यहाँ पे। पल्लवन में क्या नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है पल्लवन? तो आप कहेंगे कहावत का, मुहावरे का, व्याख्यान का या सूक्ति का। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो पल्लवन जो है आपके व्याख्यान का नहीं किया जाता है, क्योंकि व्याख्यान खुद में ही एक विस्तार रूप है। मुहावरे का विस्तार किया जाता है, सूक्ति का किया जाता है, कहावत का किया जाता है। ऐसी बात करेंगे अगर समास की, तो समास का भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें तो देखो यहाँ पे ये तो आंसर है। अब हम कुछ फैक्ट इसके बारे में जानेंगे। पल्लवन को लेखन में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर मिनी निबंध कहते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ मिनी निबंध किसे कहते हैं, पल्लवन को कहते हैं, पल्लव को कहते हैं, या फिर 2-3 और ऑप्शन दे दें, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे सर क्या बताएंगे बताओ? पल्लवन को मिनी निबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। विस्तारण या फिर पल्लवन, मैं बार बार लिख रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके तत्व कितने हैं? देखो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनने के चांस हैं, एक बनेगा, एक या एक से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन आप समझ लो अच्छे से। पल्लवन विस्तारण के कितने तथ्य हैं? तो आप कहेंगे सर 3 तथ्य हैं। विस्तारण प्रक्रिया में कितनी बातें ध्यान रखनी चाहिए? आप कहेंगे सर 13 बातें ध्यान रखनी चाहिए। विस्तारण पल्लवन का क्या है इंग्लिश रूपांतरण? तो आप कहेंगे सर एम्प्लीफिकेशन। क्या है? आप कहेंगे सर एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। लाइक जरूर कर दो वीडियो को। अब आप कह रहे होंगे सर आपने पल्लवन का तो बता दिया, पल्लव का नहीं बताया, तो भाई साहब पल्लव का सुन लो, है ना। पल्लव का क्या है? पल्लव को कहते हैं संक्षिप्तीकरण, और इसका हो जाएगा प्रिसाइज। क्या हो जाएगा? प्रिसाइज, कंसाइज, छोटे रूप में बताना। ठीक है, अगर लाइक नहीं किया है ना अभी तक तो गलत बात है ये, है ना। अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो गलत बात है, क्योंकि गला सूख रहा है ना, समझना इस बात को। चलो बहुत बढ़िया। विस्तारण में पुरुष प्रयोग अगर देखें, देखो पुरुष प्रयोग से अगर पूछ लें कि बताओ विस्तारण में कौन सा पुरुष प्रयोग किया जाता है। पुरुष का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुरुष की हम बात कर रहे हो। पुरुष का मतलब ये है कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, या फिर अन्य पुरुष। तो आप कहेंगे सर अन्य पुरुष। ठीक है, क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। विस्तारण के लिए शैली, तो आप कहेंगे सर समास। आपसे पूछ ले बताओ अलंकार, संधि, रस क्या है? तो आप कहेंगे सर समास। विस्तारण में अनुच्छेद, तो आप कहेंगे सर एक। कौन सा? आप कहेंगे सर एक। 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पल्लवन का विलोम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पल्लवन का जो विलोम है, अच्छा एक ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं कि पल्लवन का विलोम क्या हो सकता है ना। अब ये समझना, आप लॉजिक लगाओ, आप बताओ इसका आंसर। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ, है ना, जल्दी से बता दो, हम नहीं बताने वाले।
नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है। अच्छा, इसका भी आंसर आपको ही बताना है। बताओ, मिनी निबंध किसको कहा जाता है? मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पल्लवन को, संक्षेपण को, सार लेखन को, पल्लव को। आप बताओ भाई, हमें नहीं पता। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। इंग्लिश में कुछ जो नेम हैं इन दोनों के आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर से सुन लो। पल्लवन को विस्तारण कहते हैं, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा इसका इंग्लिश रूपांतरण। पल्लव को संक्षेपण कहते हैं, प्रिसाइज या फिर प्रेशी राइटिंग हो जाएगा। दोनों को ही आप याद रखेंगे। 24 नंबर का प्रश्न आप याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। बताओ, सरस्वती पत्रिका प्रारंभ हुई, तो आप कहेंगे सर 1920 में। देखो, 1903 से लेके 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, इनने इसका संपादन का कार्य किया और ये 1920 में इसका प्रकाशन हुआ। हंस पत्रिका की बात करें तो हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा इसका संपादन किया गया। 1930 में जो है प्रारंभ हुई ये। कल्याण पत्रिका की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हमें भी डाउट है, हम आपको बताएं। ये तो ये राधेश्याम खेमका जी द्वारा दिखाई जाती है। एक 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो है वो ये प्रकाशित होती है। पर हम बताएं, मैं क्या सोच रहा हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो 1927 से प्रचलित है, बहुत सारे इसके कस्टमर्स हैं, खरीदते हैं इसे। राधेश्याम खेमका जी द्वारा मैं बताऊं तो इनका जो जन्म है वो 1935 के आसपास का माना जाता है। और मैं अगर कहूं तो इस टाइम तो इनका जन्म ही नहीं हुआ था, तो पता नहीं, मैं नहीं बता सकता इसका एग्जैक्ट आंसर। पर आप अगर ऐसा आ जाए तो आप इन दोनों को इस तरह से कर लेना। अगर किसी को पता हो इसके बारे में तो वो कमेंट सेक्शन में उसके सुझाव स्वागत हैं, है ना, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात। 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पत्रकार समाज का क्या होता है? बताओ। पत्रकार नहीं है भाई, पत्रकार है ना। पत्रकार समाज का क्या होता है? बिंब है, दर्पण है, निर्माता है, विधाता है। पत्रकार भाई विधाता तो है नहीं, है ना, निर्माता भी नहीं है, बिंब भी नहीं है, तो क्या है? दर्पण है, आईना है। कहते ना कि पत्रकार क्या है भाई? समाज का दर्पण होता है। मीडिया दर्पण होती है भाई, है ना। मैं चौथा स्तंभ हूँ। ये कौन होते हैं चौथा स्तंभ? तो आप कहेंगे सर पत्रकार। मीडिया जो है क्या है? चौथा स्तंभ होता है हमारे लोकतंत्र का। और ये बात किसने कही थी? तो आपसे अगर कोई पूछ ले कभी तो कह देना प्रभास जोशी, जो खुद पेशे से एक पत्रकार थे, उनने इस बात को कहा था। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। रेडियो विज्ञापनों में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे सर भाषा का, ध्वनि का, शब्द और ध्वनि का, या किसी का नहीं। देखो भाई, मैं बताऊं आपको, ध्वनि का भी पड़ता है ना, साउंड का तो पड़ेगा ही, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है। ये कैसी सामग्री है? बताओ, श्रव्य या दृश्य? तो आप कहेंगे सर केवल श्रव्य सामग्री है, दृश्य नहीं है। रेडियो है ना, दिखाई नहीं देता है। जैसे टेलीविजन हुआ तो दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो जाएंगी। ठीक है, तो बात करेंगे रेडियो के विज्ञापनों में प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका पड़ता है? तो आप कहेंगे सर शब्द और ध्वनि दोनों का ही पड़ता है। आपके जो शब्द हैं वो कहते हैं ना, आपको पता होगा कि हमारे जो कबीरदास जी, उनने क्या कहा था? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सही बात है कि नहीं? बताओ। चलो, बहुत बढ़िया। आप हमें कमेंट में एक बात बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। सुनो, कुछ आपको हमें बातें भी बतानी हैं जो आपके विषय से संबंधित हैं, चाहे फिर वो आपके फर्स्ट एड हेल्थ से रिलेटेड हो, आपका जो माइनर सब्जेक्ट है, या फिर आपके जो मेजर सब्जेक्ट है, चाहे राजनीति विज्ञान हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, गृह विज्ञान हो, इनसे संबंधित। और एक लास्ट में बतानी है बात आपको, सरकारी नौकरी की तैयारी से संबंधित, जो अपना परिवार BSc MSc स्टार्ट करवा रहा है। देखो, BA BSc BCom फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की होम साइंस के लिए हमने महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस को यहाँ पे डाला था। ये वीडियो हमने जब डाला तो मतलब ये कहेंगे आपकी सच में दमदार था। ठीक है, सच में दमदार था, चीज़ें दमदार थी, और बताने का तरीका तो आप सबको पता ही है ना। आप कमेंट में बताओ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बताइए। या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट मुझे करने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर करूँगा। आप सबकी सुझाव, आप सबकी राय मुझे पसंद जरूर आती है। आप सब जरूर बताया करो कमेंट में, आप सब परिवार हैं अपना। देखो, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात करें, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये आपका मेजर या फिर माइनर विषय होगा। वैसे तो माइनर ही होगा। और इस माइनर सब्जेक्ट में मैंने बहुत सारी क्लासेस डाली है। मैं बात करूं अगर तो 7 से 8 क्लास के आसपास कंप्लीट हैं, 2 से 3 टेस्ट भी हैं, और मात्र 1 क्लास में संपूर्ण फर्स्ट एड हेल्थ को हमने कंप्लीट भी किया है। तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, यही रही वो मात्र एक वीडियो में संपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। दोस्तों, फोटोग्राफी मात्र एक वीडियो में हमने कंप्लीट कराई थी, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने फोटोग्राफी के लगवाए थे। प्लेलिस्ट सबकी बनी है, आप सब जरूर बताना। और बाकी एक बात और, आप हमें बताओ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फोटोग्राफी का कैसा हुआ था?
ठीक है। आप सब जरूर बताओ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फोटोग्राफी का कैसा हुआ था। आप सब जिगर के टुकड़े हैं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। और एक बात और, अर्थशास्त्र आप जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत सारे विषय जो हैं आपके अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो, या फिर हम बात करें आपकी कार्यालय हिंदी हो, पाठ्यक्रम आपको मैच करना है तो आप पाठ्यक्रम मैच कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का भी वीडियो हमने डाला है, प्लेलिस्ट सबकी बनी है, आप चेक कर लें। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। पिछली कई वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की, वो सब आपको देख के जाना है, सबसे काम हो जाएगा, ठीक है। सब देख करके जाना है आपको। हिस्ट्री की बात करें अगर, तो हिस्ट्री की भी काफ़ी क्लासेस हैं अपने पास, है ना। सारी क्लासेस देख लें। फिजिकल एजुकेशन योगा की बात करें तो इसकी भी क्लासेस हैं। आप समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का ही एक परिवार है एमबीए शिवम, जो बात करता है आपके लिए सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी की। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, यूपी पैट, है ना, सीजीएल, एमटीएस, सारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबकी तैयारी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म अपना बन सकता है एमबीए शिवम, है ना। बस इसमें क्या है, आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ेंगे, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में मैथ की क्लास तो हमने स्टार्ट कर ही दी है, बाकी और क्लास भी जल्दी लेकर के आऊँगा। 3 से 4 वीडियोज़ एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं, आप जा कर के ज़रूर देखें। और आपको अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी आपकी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप सबसे पहले इन पर फोकस कर लो, इसके बाद हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अपने परिवार एमबीए शिवम को, जिस तरह आप अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को प्यार देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कर देना, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो यार लाइक जरूर कर दो, है ना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। सबसे दमदार कंटेंट देने का जब मैं दावा करता हूँ तो सारी चीज़ों को खोजबीन करने के बाद, रणनीति के साथ चीज़ों को लाने के बाद आप तक रखता हूँ। सब्सक्राइब कर लें, सदस्य अगर अभी तक नहीं बने हैं अपने परिवार के तो बिल्कुल बन जाएं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।